हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। हमारा लास्ट वीडियो में हिंदू लॉ हमारा चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा तीसरा एक्ट इसमें स्टार्ट हो जाएगा। 2 एक्ट हम इसमें निपटा चुके हैं। आज तीसरा एक्ट है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये बहुत छोटा सा एक्ट है और इसमें टोटल 13 सेक्शन हैं। तो इसमें 13 के 13 नहीं पढ़ने हैं, वो सब आपके खुद के लिए रीड ऑन करने के लिए हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही इसमें बता दे रही हूँ मैं। तो उन्हीं से गो थ्रू करना है और आज में ये एक्ट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो केवल सक्सेशन एक्ट बचेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बात करते हैं द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की। तो इसमें आप नोट कीजिए कि इसका एक्ट नंबर है 32 और एनफोर्स हुआ था ये 25 अगस्त 1956। क्लियर? तो इसमें आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 4, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है। इसमें से आप अपने आप पढ़ेंगे सब, लेकिन सिर्फ ये इसलिए डाला है कि इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बी में इसमें गार्जियन की डेफिनेशन दी हुई है। ए जो है माइनर की बात करता है। माइनर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिसने 18 साल की उम्र पूरी ना करी हो। बी कहता है गार्जियन की बात। तो गार्जियन के लिए हमें देखना है कि गार्जियन कौन कौन हो सकते हैं, गार्जियन से क्या मतलब है। तो ये कहता है कि वो व्यक्ति जिसकी देख रेख में किसी माइनर के शरीर या उसकी संपत्ति या शरीर और संपत्ति दोनों हो, उसके अंतर्गत आती हैं, मतलब वो उनकी देख रेख करता हो। तो वो कौन कौन होगा, कितने तरीके के गार्जियन बताए इसमें बताए 4 तरीके के गार्जियन। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका नेचुरल गार्जियन, यानी कि एक तरह से आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स। क्लियर? दूसरा हो गया आपका अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर, जो विल द्वारा तैयार किए जाते हैं, मतलब टेस्टामेंट्री गार्जियन। तीसरा हो गया आपका अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, मतलब डी फैक्टो गार्जियन जिनको कहते हैं। ठीक है? और चौथा इन्होंने कहा है अ पर्सनल एम्पावर्ड टू एक्ट सच बाय और अंडर एनी एनैक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जो कोर्ट ऑफ वार्ड ने अपॉइंट किया हो वो गार्जियन। तो कितने तरीके के इसमें गार्जियन आ गए? 4। पहला नेचुरल गार्जियन, दूसरा विल द्वारा बनाया गया गार्जियन, तीसरा जिसे कोर्ट ने गार्जियन डिक्लेयर किया, और चौथा कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ठीक है? अब इसमें सी कहता है नेचुरल गार्जियन। तो नेचुरल गार्जियन हम इसमें कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 क्या कहता है? नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर, हिंदू माइनर के नैसर्गिक संरक्षक। समझ लीजिएगा आप, सिर्फ मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी अंदर, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा दूंगी इसके बारे में। तो आप क्लॉज के अकॉर्डिंग मत चलिएगा, मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ इनको। इसमें क्या कहा है कि नेचुरल गार्जियन कौन होता है? नेचुरल गार्जियन वो होगा जो हिंदू बच्चे के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी का भी गार्जियन होगा, मतलब बॉय या अनमैरिड गर्ल, उसके दोनों के साथ साथ या उनकी प्रॉपर्टी दोनों के साथ जो उनकी देखभाल कर रहा है वो उनका नेचुरल गार्जियन होगा। क्लियर? अब इसमें बात आती है कि अगर कोई बॉय है और अगर कोई अनमैरिड गर्ल है तो उसका गार्जियन कौन होगा सबसे पहले? तो हर ऐसी सिचुएशन में नेचुरल गार्जियन में फादर पहले आते हैं। ठीक है? और फादर के बाद मदर नेचुरल गार्जियन होती है। पहले हमेशा नेचुरल गार्जियन फादर होंगे और फिर उनके बाद मदर। लेकिन कुछ कंडीशन आती है इसमें। अगर कोई बच्चा है जिसने 5 साल की उम्र पूरी नहीं की है, तो वहाँ पर मदर पहले नेचुरल गार्जियन बन जाती है। ठीक है? जिसने 5 साल की उम्र पूरी नहीं की है वहाँ पर मदर पहले गार्जियन बन जाती है। इसका एक केस भी था, KS मोहन वर्सेस संध्या मोहन, 1993 का मद्रास का केस है ये, मद्रास हाई कोर्ट का।
इसमें कहा था कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को माँ की अभिरक्षा में देना चाहिए। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही पिता ऐसे बच्चे की अभिरक्षा की मांग कर सकता है। Custody of a child below the age of 5 years should be given to its mother and only in exceptional circumstances the father may claim the custody of that child। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी रूल है, ठीक है, कि भाई माता अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, उसकी कस्टडी पहले माता को दी जाएगी एज अ नेचुरल गार्जियन। दूसरी बात ये आती है कि कुछ कंडीशन और हैं जिनमें मदर पहले नेचुरल गार्जियन बन जाती है फादर से। वो कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है कि भाई अगर इलेजिटिमेट बॉय या गर्ल है, तब उस कंडीशन में पहले माता नेचुरल गार्जियन होगी और माँ के बाद पिता। दूसरी कि अगर जो पिता है वो जो पिता है वो हिंदू ना रह गए हो और दूसरा सन्यासी बन गए हो, तब भी माँ को नेचुरल गार्जियन की कस्टडी पहले मिल जाती है। अब बात आती है कि अगर कोई मैरिड गर्ल है तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? अगर कोई मैरिड गर्ल है तो उसका नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड होगा, ठीक है। तो सेक्शन 6 में बस इतना ही बताया गया था कि कौन किसका नेचुरल गार्जियन बन सकता है, किन कंडीशंस में बन सकता है, कौन है नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन के बारे में बताया गया। इसमें एक्सप्लेनेशन आता है कि इस धारा में पिता और माता पदों के अंतर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरा इसमें आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र के नैसर्गिक संरक्षक। ऐसे दत्तक पुत्र की जो माइनर हो नेचुरल गार्जियनशिप दत्तक ग्रहण पर यानी कि अडॉप्शन पर दत्तक पिता को और उसके बाद दत्तक माता को ट्रांसफ़र हो जाएगी। सेम वही जैसा हमने 6 में पढ़ा है, अडॉप्शन के लिए भी अडॉप्टेड चाइल्ड पर भी सेम यही रूल इन्फोर्स होता है कि भाई पहले फादर और उसके बाद मदर। क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। तो सेक्शन 8 बताता है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियंस के बारे में। पॉइंट वाइज इसमें नहीं जाऊंगी मैं, आप केवल समझ लीजिए। इसमें ये कहा है कि क्या पावर्स होंगी, तो वो सारी पावर्स होंगी, वो सारे काम कर सकता है जो कि चाइल्ड के बेनिफिट में होगा, जो चाइल्ड के वेलफेयर में होगा, वो सारे काम एक नेचुरल गार्जियन कर सकता है, उसको पूरी पावर है। मैं आपको शुरू से एक चीज़ बताती आ रही हूँ, अडॉप्शन के उस टाइम से ही हिंदू मैरिज एक्ट में जब कस्टडी की बात आई थी तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोर्ट जो भी ऐसा मतलब केस आता है या कोई भी ऐसा मैटर आता है, सबसे पहले उसमें बच्चे का वेलफेयर देखा जाएगा। अगर वो माइनर है तो माइनर का वेलफेयर देखा जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, ठीक है। तो इसमें भी यही बात कही है कि उसका बेनिफिट पहले देखा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर ना तो जो भी गार्जियन है ना तो वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में किसी चाइल्ड को बांध सकता है, ठीक है, ना ही माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या चार्ज या सेल या गिफ्ट या एक्सचेंज कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। बिना कोर्ट की परमिशन के वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर इसमें बात आती है कि क्या लीज़ की जा सकती है, तो उन्होंने कहा लीज़ अगर 5 साल तक के लिए है तो वो नहीं कर सकता, लेकिन उस कंडीशन में 1 साल की जा सकती है जब वो माइनर मेजर होने वाला हो, उस कंडीशन में 1 साल के लिए की जा सकती है। फिर इसमें ये कहा है कि अगर इसका जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि अगर नेचुरल गार्जियन सब क्लॉज 1 और 2 के कॉन्ट्रोवेंशन में जो भी मतलब वो सब जो प्रॉपर्टी के साथ करेगा, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी के साथ माइनर की प्रॉपर्टी है और उसके साथ अगर वो कुछ भी करता है तो वो वॉइडेबल होगी माइनर के इंस्टेंस पर, ठीक है, माइनर के इंस्टेंस पर वो वॉइडेबल हो जाएगी।
ठीक, अब बात आती है कि इसमें कोर्ट की परमिशन मिल सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहे, सेल आउट करना चाहे, तो क्या कोर्ट इसमें परमिशन देगी? तो फोर्थ क्लॉज यही कहता है कि क्लॉज 2 के अंदर, जो सब क्लॉज 2 है उसके अंडर जब कोर्ट आज्ञा देता है माइनर की प्रॉपर्टी को बेचने की, तब वो ये देखेगा कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए है, या ये देखेगा कि हाँ भाई माइनर का उसमें बेनिफिट इतना है कि इतना ज़रूरी है उसके लिए कि वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी उसके वेलफेयर के लिए। माइनर का जो वेलफेयर है वो उससे अटैच है और उसको प्रॉपर्टी बेचना बहुत ज़रूरी है। तो इन कंडीशन में कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को बेचने की आज्ञा दे देगा। फिर इसमें आता है कि प्रोसीजर बताया गया है क्लॉज 5 में कि प्रोसीजर ऑफ परमिशन क्या रहेगा। तो भाई उसमें ये कहा है कि जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है वही यहाँ पर लागू होगा और एप्लीकेशन उसी के अंतर्गत इसमें दी जा सकती है। ठीक है, वैसे ही दी जाएगी जैसे उसमें दी जाती है। अब 6 क्लॉज कहता है कि अच्छा कोर्ट ने परमिशन तो दे दी, ठीक है, लेकिन कोर्ट कौन सी होगी जिसमें हम जा सकते हैं? तो वो ये कहता है कि कोर्ट सिटी सिविल कोर्ट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकती है, या वो कोर्ट भी हो सकती है जिसको गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के सेक्शन 4A के अंडर एम्पावर्ड किया गया हो। ठीक है, तो ये कोर्ट हो सकती हैं इसमें। अब इस सेक्शन में और तो कुछ है नहीं, इसमें केस लिख लीजिए आप, मानिक चंद्र वर्सेस रामचंद्र 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। और इसमें कहा है कि इस अधिनियम के पास होने के बाद प्राकृतिक संरक्षक वह सब कार्य करने की शक्ति रखता है जो कि बच्चे के कल्याण तथा लाभ के लिए आवश्यक है। हमने पहला पॉइंट इसमें यही पढ़ा कि जो भी कुछ किया जाएगा वो उसके बेनिफिट के लिए किया जाएगा। After the passing of act, the natural guardian has been empowered to do all such acts which are necessary for the welfare and benefit of child. मानिक चंद वर्सेस रामचंद्र 1981 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अब बात आती है इसमें 9 की, लेकिन सेक्शन 9 पे जाने से पहले सेक्शन 10 एक बार हम देख लेते हैं। सेक्शन 10 कहता है इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। भाई सिंपल सी बात है कि एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट में भी हम यही पढ़ते हैं कि माइनर को किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई राइट नहीं है, इनकैपेबल है वो। तो यही बात इसमें कही है कि एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 क्या कहता है? टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड देयर पावर्स। वो क्या क्या है भाई? वो गार्जियन जो विल द्वारा अपॉइंट किया गया है। ठीक, कौन होता है वो? टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है। तो इसमें क्या कहा है कि अगर फादर विल किए बिना मर जाए लेकिन मदर जिंदा है, तो उसने जो विल किया है, जिनका नाम दिया है उसमें पहले मदर ने जो भी कोई नाम दिया है कि ये गार्जियन बनेंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर मदर कोई ऐसी विल बनाती है फादर के मरने के बाद तो वो मान्य नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि हम क्लॉज 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आफ्टर फादर मदर विल बी द नेचुरल गार्जियन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर तो उसका मतलब नहीं बैठता, वो तो यहाँ नेचुरल गार्जियन पहले ही बन गई। दूसरा ये कहता है कि अगर मदर भी बिना विल करे मर जाती है, उसने कोई विल नहीं की और वो मर गई, तो उसके हस्बैंड ने जो भी कोई विल पहले तैयार की होगी और उस विल में जिस किसी का भी नाम दिया होगा वो ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाएगी यहाँ पर, और वो बंदा यहाँ पर उसका टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाएगा। मतलब जो फादर ने विल तैयार की थी वो यहाँ पर लागू हो जाएगी, और जिस किसी का भी नाम उस विल में दिया गया है वो उस माइनर का टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ये कहा है कि अगर कोई फीमेल है
तो वो उस केस में भी विल कर सकती है अगर उसका पति कैपेबल नहीं है उसे संभालने के लिए, माइनर को संभाल नहीं सकता, वो कैपेबल नहीं है, तो वो विल कर सकती है ये, ठीक। दूसरा, इलेजिटिमेट मदर, वो बच्चे हैं तो मदर क्या होगी उनकी, नेचुरल गार्जियन होगी, तो ऐसे में भी माँ विल कर सकती है, ठीक। और जो टेस्टामेंट्री गार्जियन यहाँ पर बनेगा उसको वही पावर्स होंगे जो नेचुरल गार्जियंस के हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो यहाँ पर सारे काम कोर्ट की परमिशन से ही करेगा माइनर के वेलफेयर पे। तो अच्छा, दूसरा इसमें सेक्शन 11 आता है, डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। वही बात जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई डीलिंग नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये आपका माइनर एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और अब इसके बाद हम सक्सेशन एक्ट शुरू करेंगे और बाकी जितना भी इसमें है वो सब आप रीड कर लीजिए, सिर्फ सेक्शंस को दिमाग में रखिए। क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन्हीं सेक्शन से बन के आते हैं, इसलिए मेन यही था तो मैंने इसलिए मेन पढ़ाया और अब इसके बाद हम सक्सेशन एक्ट शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।